Bismillahirrahmanirrahim. I am Mazhar Afzal Mir. I am teaching here at National Officer Academy General Science and Abilities since last 10 years. आज हमारी जो डिस्कशन होगी इस वीडियो के अंदर वो ये होगी कि जो CSS 23 का GSA का पेपर उसका जनरल साइंस एंड एबिलिटीज़ में से जो एबिलिटी वाला सेक्शन है उसके ऊपर हम बात करेंगे कि मेनली वो क्वेश्चन किस किस एरिया में से आए और उनको किस तरह टैकल करना था। आल्दो प्रॉपरली उस तरह एक एक सवाल को यहाँ इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हल करके तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन इन शॉर्ट में हिंट्स करूँगा कि किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था या हमने क्लास के अंदर उस सेक्शन से रिलेटेड ये चीज़ें कहाँ पर पढ़ी, और साथ साथ पास पेपर एनालिसिस भी करेंगे कि इस दफ़ा के पेपर में और पिछले पेपर्स में क्या चीज़ कॉमन थी, क्या डिफरेंसेस थे। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो मैं अगर पास पेपर्स के लिहाज से इसको देखूं, GSA का पेपर इसका जनरल एबिलिटी वाला पोर्शन पहले पेपर्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो पोर्शन टच करता था, बाकी अलजबरा वगैरह इस तरह की चीज़ें ज़्यादा टच करता था। ज्योमेट्री का पोर्शन 10 नंबर का पिछले पेपर्स में चलता आ रहा था। इस दफ़ा ज्योमेट्री वाले सेक्शन को थोड़ी वेटेज ज़्यादा दे दी है, 10 के बजाय इस दफ़ा 20 नंबर के सेक्शंस हैं। आपके सामने पेपर्स पे आप लोग साथ देख सकते हैं अपने जो 4 पार्ट्स दिए हुए हैं ज्योमेट्री में से, तो ये 20 मार्क्स का ज्योमेट्री में से इस दफ़ा टच किया, यानी ओवरऑल पास पेपर्स के लिहाज से देखा जाए तो इस दफ़ा ज्योमेट्री की वेटेज पेपर में ज़्यादा है, 20 मार्क्स सिर्फ ज्योमेट्री में से पूछ लिए। दूसरी चीज़ परसेंटेज कॉमनली चला रहा है। मेरी आप लास्ट रिवीजन क्लास नोवा में जो हमने दी उसको भी आप देख सकते हैं। मैंने परसेंटेज के ऊपर वाज़े फोकस किया था कि इसके ऊपर हर बार क्वेश्चन आ रहा है, सिवाय एक पेपर में नहीं आया था CSS 20 में, तो ओवरऑल हर पेपर में आ रहा था। तो इस दफ़ा भी CSS 23 में भी परसेंटेज का सवाल मौजूद था, यानी जो पास पेपर्स के लिहाज से अगर हम देखें उस एनालिसिस में देखें तो परसेंटेज हर बार पूछता आया है सिवाय एक पेपर के CSS 2020, तो इस दफ़ा भी पूछ लिया। इधर इस दफ़ा क्वेश्चन नंबर आप वाज़े देख सकते हैं जो परसेंटेज में से पूछा, क्वेश्चन नंबर 8 है, पार्ट नंबर A CSS 23 का क्वेश्चन 8 पार्ट A। तो इस दफ़ा जो परसेंटेज ये पूछ लिया, मतलब ये चीज़ें रिपीट हुई। परसेंटेज वाला सवाल कसरत से पूछता है तो ये रिपीटिशन में आ जाएगा। ज्योमेट्री भी रिपीटिशन में है, बस ये फ़र्क है पहले पेपर्स में 10 नंबर का पूछता था, अब ये इस दफ़ा 20 की वेटेज पे ले गया इसको। फिर जम्बल्ड वर्ड्स वो पिछले कोई 2 से 3 पेपर्स में पूछे हुए हैं, तो इस दफ़ा फिर पूछ लिए जम्बल्ड वर्ड्स आपका CSS 23 का। अगर इस जम्बल्ड वर्ड से रिलेटेड अगर हम देखें तो CSS 23 का क्वेश्चन 7 है, पार्ट BH जम्बल्ड वर्ड्स, यानी ये भी रिपीटिशन हुई पास पेपर्स के उसी एक गो में चल रहा है जिस तरह से चीज़ें पास पेपर्स में चली आ रही थी। थोड़ा सा सिर्फ वेटेज ज्योमेट्री की बढ़ाई। नॉर्मली आप ये करते हैं ना, स्टूडेंट्स सेम पैटर्न एक्सपेक्ट करते हैं एग्जामिनर से, हर बार ऐसा नहीं होता कि आप कहें जी डायरेक्शन वाले सवाल बार बार पूछता था, इस मरतबा नहीं पूछे। इसी तरह एजेस वाले सवाल पूछ लेता था बार बार अलजबरा में से, तो इस दफ़ा नहीं पूछे, तो उसकी जगह इधर से ज्योमेट्री की वेटेज बढ़ा गया। तो ये पास पेपर्स के लिहाज से अगर हम देखें तो ये इस तरह चल रहा है। सेकेंड, इसमें एक और चीज़ जो डिफरेंट करके पूछी थी, जो आप कह सकते हैं कि पेपर में आउट ऑफ द वे गया है, वो था जी पैरामिड का वॉल्यूम फाइंड करना। वो मतलब नॉर्मली प्योर मैथ वालों को भी कम आइडिया होता है, तो वो एक नई चीज़ आपके लिए हो सकती थी सिर्फ एक पार्ट की हद तक। बाकी ओवरऑल चीज़ें वही थी जो हम क्लास के अंदर डिस्कशन करते हैं। मैं अगर शॉर्टली इनको हिंट वाइज बताता जाऊँ आपको। सेक्शन B है CSS 2023 GSA का एबिलिटी वाला पोर्शन, और इसका सेक्शन B, तो इसका क्वेश्चन 6 और पार्ट A है जी। इसमें
उसने कहा था जी एक टेलीफोन कंपनी है, चार्जेस इनिशियली 0.50 रुपीज़, देन 0.11 फॉर एवरी मिनट, राइट एन एक्सप्रेशन। तो ये कहाँ से है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर n मिनट्स, ये कहाँ से है, जब हम सोल्यूशन ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये आपको मैं एक्सप्रेशन डेवलप करना वहाँ सिखाते होते हैं हम क्लास के अंदर। तो ये सिर्फ एक स्टेप के अंदर 0.50 प्लस 0.11 कैपिटल N, क्योंकि n मिनट्स के लिए था, सिर्फ एक स्टेप के अंदर इसका आंसर आ रहा था। तो एक स्टेप से आपको 5 नंबर मिल रहे थे। ठीक है जी। इसी तरह इसी का क्वेश्चन 6 का पार्ट बी है, सीरीज़ पूछी है। ये हम लेक्चर में कहाँ पढ़ते हैं, आपका लेक्चर में हेड है लॉजिकल प्रॉब्लम्स। लॉजिकल प्रॉब्लम्स के अंदर हम 3 तरह की सीरीज़ पढ़ते होते हैं। तो उन सीरीज़ में से जो न्यूमेरिक सीरीज़ हैं वो इधर पेपर में पूछी हैं। हम 3 तरह की पढ़ते हैं, अल्फ़ाबेटिक पढ़ते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक पढ़ते हैं और सिर्फ न्यूमेरिक पढ़ते हैं। तो न्यूमेरिक में से पूछ लिया, और न्यूमेरिक के लिए मैंने आपको आइडियाज़ पढ़ाए हैं, उन्हीं आइडियाज़ में से यहाँ पर भी चल रहे हैं। एग्जैक्टली मैं अगर इन क्वेश्चंस को देख लूँ, एडिशन का आइडिया है जी, स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स इसका आइडिया है इसी सवाल के अंदर, फिर क्यूब्स ऑफ द नंबर्स इसके अंदर ये भी हम आइडिया पढ़ते हैं उधर अपने लेक्चर के दौरान। तो मतलब एडिशन, स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स और क्यूब्स ऑफ द नंबर्स, इसकी बेस पर ये सीरीज़ नंबर्स की सीरीज़ सॉल्व हो रही थी जी। तो ये हमारा जो लेक्चर है क्लास का वो लॉजिकल प्रॉब्लम्स के अंदर न्यूमेरिक सीरीज़, उसके अंदर जो आइडियाज़ मैं बता रहा हूँ तो वहाँ से जी 3 आइडियाज़, उसमें से एडिशन का आइडिया, स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स का आइडिया, क्यूब्स ऑफ द नंबर्स का आइडिया। देन है जी पार्ट सी, इसके अंदर उसने पूछा था जी पेरीमीटर दिया है और एरिया की बात की है। तो पेरीमीटर भी हम ज्योमेट्री जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर एग्जैक्टली आप लेक्चर में अगर आप देखें तो पेरीमीटर, जिधर मैं ज्योमेट्रिकल शेप्स पढ़ाता हूँ, तो ज्योमेट्रिकल शेप्स के अंदर सबसे पहले जब रेक्टेंगल से हम शुरू कर रहे होते हैं तो वहाँ पे पेरीमीटर में आपको दूसरे या तीसरे पॉइंट के अंदर डिस्कशन हम कर रहे होते हैं ड्यूरिंग लेक्चर। तो पेरीमीटर जी हमें पता है कि क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, बाउंड्री, पूरी बाउंड्री। तो इधर रेक्टेंगल ही दी थी, तो रेक्टेंगल हमने ज्योमेट्रिकल शेप्स की पहली शेप ही हम क्लास में ये पढ़ते होते हैं। जब एंगल्स, ट्राई एंगल्स पढ़ने के बाद ज्योमेट्रिकल शेप्स पे जाते हैं तो उसकी पहली शेप यही होती है रेक्टेंगल। तो वहाँ मैंने आपको पढ़ाया जी कि क्या होता है पेरीमीटर, कि सम ऑफ ऑल द साइड्स है, उन सारी साइडों को जमा करना। अब देखें इधर आपको 3 साइडें दी हुई हैं, चौथी नहीं दी हुई, तो ठीक है हमें पता है रेक्टेंगल के अंदर दो साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। तो ये जो 2 साइड, ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड, अगर पेपर में आप देखें इसको तो ये दोनों दी हुई हैं। तीसरी जो साइड है एक तरफ वाली राइट साइड वो दी हुई है, लेफ्ट साइड नहीं दी हुई। तो हमें पता है ना राइट साइड और लेफ्ट साइड ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो बेशक ना दी हूँ, रेक्टेंगल की ये खूबी है कि उसकी अपोजिट साइडें आपस में बराबर भी होती हैं। तो ये तो जैसी ये राइट साइड वाली ऐसी लेफ्ट साइड वाली होगी। अब मसला ये था कि स्टूडेंट्स को इसलिए मुश्किल लग गया इसमें कि उसने एक्स वाई की टर्म्स में दिया था। आप वही डेफिनेशन लगा के चले ना कि सम करें ऑल द साइड्स का, तो पेरीमीटर आ जाएगा। तो बेशक जो मर्जी वैल्यूज़ दी हो, इधर उसने वेरिएबल्स की फॉर्म में दी है, तो आप इसको सारी साइडों को ऐड कर लें। तो सारी साइडों को ऐड करके यहाँ से आपके पास एक वेरिएबल निकल जाता है जी। मैं इसको प्रॉपर अब उस तरह सवाल पूरा तो हल नहीं करा सकता, लेकिन हिंट कर रहा हूँ कि ये एक वेरिएबल आपको यहाँ से मिल जाएगा जी। तो या एक्स या वाई, ये सारी साइडें जमा करें, आप सिर्फ डेफिनेशन लगाएं पेरीमीटर के, और उसके बाद आप ये कहें जी कि रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइडें इक्वल होती हैं, तो 2 साइडें कोई सी इक्वल करें, तो वहाँ से आपको दूसरा वेरिएबल भी मिल जाएगा। एक्स और वाई की वैल्यूज़ जब आ गई तो वहाँ से आप एरिया निकाल सकते हो आसानी के साथ, क्योंकि एरिया होता है क्या, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ आपको दी गई है जी, ये नीचे जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है लेंथ का, और विड्थ का एक्सप्रेशन आपको ये राइट साइड पर दिया हुआ है। तो सिर्फ एक्स और वाई इसमें नहीं है, वो आपने ऑलरेडी निकाल लिए बाई यूजिंग द पेरीमीटर। तो ये सॉल्व इस तरह करना था जी। तो देन क्वेश्चन 6 का पार्ट डी, उस पे आ जाए। तो उसमें भी ये था कि अहमद स्टैंड्स एट पॉइंट डी 2 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ स्पॉटलाइट एट पॉइंट ए। अच्छा, अब इस सवाल के अंदर क्या करना था जी, क्वेश्चन 6 का पार्ट डी, जिसमें वो फिगर वाला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसके अंदर आपने इसको सॉल्व इस तरह करना था। ये पूरी एक रेक्टेंगल बन रही है आपके सामने जी, ए बी सी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया हमने पढ़ा हुआ है क्लास के अंदर। रेक्टेंगल का एरिया मैंने आपको पढ़ाया है, क्या होता है जी, 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड। बेस ये पूरी लेंथ आपके पास है 10.5 और 2, तो ये 12.5 हो जाएगी, बेस भी है, और इंटू अल्टीट्यूड की जगह BC लिख देंगे।
यानी ये आपने एक साइड लिखनी है 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड एरिया ऑफ ABC ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू किसके बराबर है। आगे इसी रेक्टेंगल को आप इसी ट्राइंगल को आप डिवाइड करें दो हिस्सों में, तो ये दो चीज़ें बन रही है, एक रेक्टेंगल बन रही है, एक ट्राइंगल बन रही है ADE और एक ट्रेपीजियम बन रहा है BDEC&E। यानी पूरी ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड ट्राइंगल का एरिया हो गया दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि उस बड़ी ट्राइंगल के अंदर दो छोटी ज्योमेट्री की फिगर्स आ रही हैं, एक ट्रेपीजियम आ रहा है और एक ट्राइंगल आ रही है। तो ट्राइंगल का एरिया फिर वो यूज़ करोगे 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड, और ट्रेपीजियम का एरिया वो भी हमें पता है ज्योमेट्रिकल शेप्स के अंदर। आप अगर एग्जैक्टली कहें, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं नोट्स उनके पास पढ़े होते हैं, तो आप एग्जैक्टली देखें आपने नोट्स के ऊपर पेज नंबर 53, तो हम पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल शेप्स के अंदर, एग्जैक्टली पेज नंबर बता रहा हूँ आपने नोट्स के अंदर जो हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं नोवा से आपको, तो उसके अंदर आप देखें पेज नंबर 53 के ऊपर आपको ये मिलेगी ज्योमेट्रिकल शेप ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम का एरिया लिखें 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। तो ये इस तरह से सॉल्व होता है जी, यानी ट्रेपीजियम का एरिया आपको आना चाहिए और ट्राइंगल का आना चाहिए। तो जो हम ऑलरेडी ज्योमेट्री के अंदर पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ पढ़ते हैं मैंने आपको वाज़े रेफरेंसेस दिए हैं पेज 53 नोट्स के अंदर, और ट्राइंगल का एरिया तो हम जब राइट ट्राइंगल पढ़ रहे होते हैं तो वहीं पे मैं बताता होता हूँ। ठीक हो गया जी। तो ये आप इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, और यानी ये मैंने एंड किए हैं, मैंने कहा है कि हम सॉल्व इधर नहीं कर सकते 4-6 मिनट या 10 मिनट की वीडियो के अंदर पूरे पेपर को हैंड कर रहा हूँ कि किस तरह सॉल्व करना था, अटैम्प्ट किस तरह करना था। देन एक और क्वेश्चन है जी नीचे क्वेश्चन 7 में आप देखें, अली इज स्टैंडिंग 10 मीटर्स अवे फ्रॉम अ ट्री। अब इसके अंदर क्या करना था, तो कहता है डिस्टेंस ऑफ हिज आइज फ्रॉम द फीट इज 1.5 मीटर एंड सो ऑन, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। इसमें क्लियर कट पाइथागोरस थ्योरम लग रहा था जी, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे आप इसमें, यानी क्वेश्चन 7 का पार्ट ए पाइथागोरस थ्योरम। मैंने वाजे पाइथागोरस थ्योरम के अंदर क्लास के अंदर आप वाजे डिस्कशन होती है, बल्कि आपको जो मेरे स्टूडेंट्स हैं इधर एकेडमी के अंदर, तो उनको वाजे पता है कि बार बार मैं इसके ऊपर कहता होता हूँ कि 5 नंबर का हर साल आता है, और मैंने क्लियर एग्जांपल दी होगी CSS 21 की, उसमें 10 नंबर का आया था सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये पाइथागोरस थ्योरम से हल हो सकता है जी। देन नीचे वही हैं जम्बल्ड वर्ड्स हैं जी, वो आपको 5 वर्ड्स दिए गए हैं, तो वो 5 वर्ड्स आपने फाइंड आउट करने, वही पंपकिन एंड फायर्स एंड इस तरह के बन रहे थे, पोमीग्रेनेट एंड, और ये वर्ड्स के लिए तो डेफिनेटली वैरायटी ऑफ वर्ड्स है, ये आपकी रीडिंग के ऊपर मुनसर होता है कि आपकी रीडिंग कितनी है, तो उससे आप इसको फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई फार्मूला तो नहीं है वर्ड के लिए। वर्ड्स तो देखें ना, अरबों खरबों में कितने वर्ड्स, कोई भी आपको वर्ड दिया जा सकता है जम्बल्ड वर्ड्स, उसमें से आपने उसको वर्ड बनाना है। ठीक है जी। इसी तरह नीचे हेक्सागन है, ऑक्टागन है, आपको वाजे पढ़ाए हुए हैं, हेक्सागन भी क्लास के अंदर डिस्कशन है। ऑक्टागन तो ये तो वहाँ पे है, अगर आप नोवा का टेस्ट सीरीज़ अगर आप देख लें तो उसके अंदर लास्ट पे मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि ऑक्टागन से रिलेटेड क्वेश्चन उधर था डोम ऑफ रॉक, जैसे इधर इस दफ़ा पैरामिड्स पूछ लिए ना, इजिप्ट के पैरामिड्स, तो इसी तरह मैंने डोम ऑफ रॉक एक क्वेश्चन बना के इस तरह का हिस्टोरिकल मैंने दिया था, उसके अंदर ऑक्टागन हमने डिस्कस, क्योंकि डोम ऑफ रॉक उसके भी 8 कॉर्नर्स थे ना, तो ये हमने टेस्ट सीरीज़ के अंदर, जो नोवा अलग से टेस्ट सीरीज़ लेती है, टेस्ट सीरीज़ के अंदर ये मैंने सवाल दिया हुआ है। तो वो टेस्ट सीरीज़ के पेपर्स भी आप सारे स्टूडेंट्स को अवेलेबल होते हैं, जो बेशक टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा नहीं भी होते उनको भी अवेलेबल तो होते हैं एकेडमी से। ठीक है जी। इसी तरह नीचे चले जाएं तो वो पैरामिड्स का पूछ लिया है उसने। पैरामिड का सिर्फ वॉल्यूम, ये मैंने कहा था कि एक सवाल ऐसा था कि जो थोड़ा सा हट के, एक पार्ट जो थोड़ा सा हट के है पैटर्न से। तो पैरामिड का वॉल्यूम होता है जी 1/3 बेस इंटू हाइट। तो बेस भी आपको दी गई है और हाइट भी दी गई है, 146.6 मीटर्स हाइट दी गई है और लेंथ दी गई है 230.6 मीटर्स। और बेस होता ही क्या है, बेस है लेंथ इंटू विड्थ। बेस, पूरी इस चीज़ को बेस कहा जाता है। जैसे ये मेरे पास ये मोबाइल है, तो ये मैं पूरी चीज़ को बेस बोलूँगा और इसके ऊपर ये हाइट होगी, ये मैं पेंसिल जो इसके ऊपर रख रहा हूँ
वाल पॉइंट ये हाइट होगी, ये पूरी चीज़ बेस है। और जो इजिप्ट के पिरामिड्स हैं उनकी खूबी ये है कि उसकी लेंथ और विड्थ, ये जो नीचे बेस है ये एक जैसी है। तो लेंथ आपको दी गई है, विड्थ भी एक जैसी है, तो लेंथ इंटू विड्थ करें, एरिया आएगा, एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट करें, वॉल्यूम आ जाएगा। यानी 1/3 इंटू बेस की जगह आप लेंथ इंटू विड्थ लिखेंगे और मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो इसी तरह परसेंटेज के लिए नीचे पूछा जी उसने, आपने सेल प्राइस बतानी थी, तो वाज़े क्लास में पढ़ाया हुआ है जी, परसेंटेज का फार्मूला यूज़ हुआ। दो चीज़ें हम पढ़ते होते हैं परसेंटेज के बारे में, एक उसको लिखने की ट्रिक, दूसरा फार्मूला। तो ये इसके अंदर फार्मूला यूज़ हो गया जी परसेंटेज का, कि सेल प्राइस निकालनी है आपको परचेज़ प्राइस भी दी हुई है और गेन प्रॉफिट भी दिया हुआ है। परसेंटेज प्रॉफिट जिसको आप लिखते थे, गेन इधर आपको दिया गया है, तो आप यहाँ से सेल प्राइस निकाल सकते हैं यूजिंग दैट फार्मूला। क्लास के अंदर हम क्लियरली डिस्कशन करते हैं जी। यानी ऊपर आप गेन लिखेंगे डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस लिखेंगे, ओरिजिनल प्राइस हमेशा परचेज प्राइस होती है, तो मल्टीप्लाइड बाय 100, तो गेन की जगह आपको दिया गया 8.5। इसी तरह कहते हैं कार्ड इज़ ड्रॉन रेंडमली फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 12 कार्ड्स, तो वो हमने ये भी क्लास के अंदर डिस्कशन की है जी, सिर्फ फार्मूला यूज़ करना आपने, नंबर ऑफ वेज ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हम पढ़ते हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। इवेंट वो होता है जिसके बारे में पूछा है, जैसे इधर उसने पूछा जी 8 के आने के क्या चांसेस हैं, तो वो इवेंट है। फिर इवन नंबर आने के क्या चांसेस हैं, यानी 1 से लेके 12 तक इवन नंबर आने के क्या चांसेस हैं। परफेक्ट स्क्वायर के क्या चांसेस हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं, 4, 9, ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, ठीक है, 16। लेकिन इधर चूंकि 12 तक पूछा है इसलिए हम 2 ही परफेक्ट स्क्वायर्स आएंगे, नेगेटिव नंबर इसमें आएगा ही नहीं। और नंबर लेस देन 13 तो वो 12 इंच, तो 12 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, वो भी 12 इंच। यानी वही फार्मूला यूज़ करना है, नंबर ऑफ वेज ऑफ अकरेंस डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, जो हम क्लास के अंदर डिस्कशन करते हैं। ठीक है जी। नीचे इसी तरह एक और पार्ट दिया गया है, उसके अंदर उसने पूछ लिया जी, अब इधर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए थे जी, ये पता नहीं उसने अल्फ़ा बीटा गैमा पूछ लिया है, डिटेक्टर्स पूछ लिए, नथिंग। आपको वैल्यूज़ दी गई हैं, बस उसका ग्राफ प्लाट करना है, वैल्यूज़ दी गई और उसका ग्राफ प्लाट करना, और कुछ भी नहीं था इसके अंदर। और इसी तरह आखिरी एक और पार्ट है, वो भी छोटा सा था जी, उसके अंदर उसने कहा था जी कि एक्स स्क्वायर के साथ वेरी कर रही है कोई चीज़, तो आप उसकी वैल्यू पुट करें, एक्स स्क्वायर के साथ वेरी कर रही है तो उसको डबल करें तो क्या हो जाएगा, तो वो वैल्यू दी थी m, तो 2 टाइम्स ऑफ m हो जाएगा। ये एग्जैक्टली मैं अगर इस सवाल को इधर पढ़ लूँ आपके सामने, एक्सप्रेशन दिया था जी y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो x को डबल करना था यानी 2x हो जाएगा, तो y इज़ इक्वल टू, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसको आप लिख लें y इज़ इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी हम हटाते हैं तो हम लगाते होते हैं इक्वलिटी, तो y इज़ इक्वल टू इक्वल और k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो उधर उसने बोला कि इसको डबल कर लो, 2x हो जाएगा, x की जगह 2x पुट करो, तो जब 2x का स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। और साथ ही x की जगह आपको वैल्यूज़ दी गई हैं, उस सवाल के अंदर वैल्यूज़ दी गई थी जी, m इज़ इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं x स्क्वायर, वो m ओवर k आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करें तो y इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स m हो जाएगा जी। ये मैं शार्टली बता रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ, बाकी ये प्रॉपर सॉल्व करके बताना इधर पॉसिबल नहीं है। यानी सिर्फ आपने x की जगह 2x पुट करना था, तो वो 4x स्क्वायर आ रहा था, तो वो ऊपर वैल्यू खुद दी हुई है उसने कि y इज़ इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, और y इन टर्म्स ऑफ m दिया गया था, तो वो उसकी जगह m की वैल्यू पुट कर देनी थी। तो ये सारी इसकी डिस्कशन थी जी, यानी कैसे कैसे सॉल्व करना था, शॉर्टली मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ पेपर। तो होप सो आपको फ़ायदा हुआ होगा इससे। तो बाकी इन डिटेल सोल्यूशन तो नहीं दिया जा सकता इधर 5-8 मिनट के अंदर, तो क्लास के अंदर हम कहाँ कहाँ ये पढ़ाते हैं, ये इसके ऊपर भी डिस्कशन हो गई, सारे पास पेपर्स का भी एनालिसिस हो गया आपका। थैंक यू सो मच।